नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दे, हाथरस से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बस और कैंटर की जोरदार टक्कर हुई है। जोरदार टक्कर में बस के परखच्चे उड़ गए हैं। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। 48 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सिकंदराव में हुआ है ये बड़ा सड़क हादसा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ा अपडेट आपके सामने है। सिकंदराव में बड़ा हादसा पेश आया है। बड़ी जानकारी हाथरस से इस वक्त की अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। तस्वीरें सामने आ गई है किस तरह से पूरी तरह से यहाँ पर ये जो कंटेनर है वो सड़क हादसे का शिकार हो गया है। हादसे में 2 की मौत की खबर मिल रही है। 38 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। गंभीर रूप से 7 लोग घायल हैं। हालांकि जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन तस्वीरें ये यहां पर गाड़ी की पूरी परखच्चे उड़ गई है। हाथरस से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू करा रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद लखनऊ वासियों को मेट्रो के नए रास्तों की सौगात मिलने जा रही है। लखनऊ में अब मेट्रो का जाल पूरी तरह से फैलने वाला है। लखनऊ मेट्रो के दूसरे चरण के अंतर्गत चारबाग से वसंत कुंज के बीच मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई है। इसे लेकर हमारे संवाददाता अंकुश जायसवाल ने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंधन निदेशक सुशील कुमार से खास बातचीत की है। इस पूरे रिपोर्ट के जरिए देखिए। लखनऊ वासियों के लिए एक अच्छी खबर है कि जिसका काफ़ी समय से लखनऊ वासी इंतजार कर रहे थे, यानी कि लखनऊ मेट्रो की बात की जाए तो सेकेंड फेज की जो शुरुआत होनी थी, काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे, उसको आखिरकार जो है जो अप्रूवल है, यानी कि जो एनपीजी के तहत उसको मंजूरी मिल गई है। डीपीआर मंजूर कर लिया गया है, यानी कि जो सेकेंड फेज है ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर का, उसको मंजूरी मिल गई है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के जो एमडी हैं सुशील कुमार जी, हम इनसे बात करेंगे इस मामले में कि आखिरकार कब से इसकी शुरुआत होगी और लखनऊ वासी जो काफी समय से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार उनको कर रहे थे लोग कि आखिरकार लखनऊ मेट्रो का ये सेकंड फेज कब शुरू होगा। पॉस इलाका काफी है, वहां पे काफी ट्रैफिक की समस्या रहती है। अगर मेट्रो आ जाती है तो उनको काफी सहूलियतें मिलेंगी। पहले तो आपका उत्तर प्रदेश मेट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। जो दूसरी लाइन है ईस्ट वेस्ट की, इसका अप्रूवल का प्रोसेस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो पहले स्टेज में अभी एनपीजी का अप्रूवल की मीटिंग हो गई है सक्सेसफुली। इसके बाद में अभी पीआईबी का अप्रूवल और कैबिनेट का अप्रूवल भी है, बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। हम लोग सब लोग मिल करके इकट्ठे काम कर रहे हैं और एक बार प्रोजेक्ट का अप्रूवल आ जाने के बाद में ये लाइन का कंस्ट्रक्शन के लिए पूरे ऑलमोस्ट 5 साल लगेंगे। कितनी लंबी ये जो है इसकी जो मार्ग है वो लंबाई होगी? ये करीब 11 किलोमीटर का सेक्शन है और चारबाग से शुरू होगा। चारबाग से करीब शुरू के 7 किलोमीटर अंडरग्राउंड सेक्शन है, जिसमें 7 स्टेशन होंगे, जो कि सबसे कंजेस्टेड इलाके में से होकर गुजरेगा, जिसमें अमीनाबाद, चौक, पांडेगंज, ये सब इलाके जहाँ पे आज की तारीख में 4 व्हीलर से मूवमेंट करना भी मुश्किल है, वो सारे इलाके कवर होंगे। और उसके बाद में आखिरी के 5 किलोमीटर जो है एलिवेटेड सेक्शन रहेगा सीतापुर रोड की तरफ, हरदोई रोड की तरफ। तो काफ़ी समय का जो इंतजार है, ये जो गैप है, ये क्या कारण रहा है, इसकी वजह क्या रही? नहीं, देखिए, सरकार अपने तरीके से प्रोजेक्ट को धीरे धीरे आगे बढ़ाती है। तो अभी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा का पूरा जो लाइन 1 है उसको, उसके पूरे पोटेंशियल को यूज़ करने की है। तो अभी आज की तारीख में करीब 80,000 पैसेंजर्स हमारे पास लाइन 1 में आते हैं। जैसे ही हम लोग ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया अमीनाबाद चौक को कवर करेंगे, ये पॉपुलेशन यहाँ पे जो पैसेंजर्स हैं उनकी संख्या मल्टीपल गुना बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो 2 मेजर इंडस्ट्रियल इलाके हैं, आलमबाग और फैज़ाबाद रोड, वो ऑलरेडी मेट्रो से होगा। वो चौक और अमीनाबाद वाला वो अभी उससे वंचित था, वो भी इससे कनेक्टेड हो जाएगा। पूरा का पूरा जो पुराना बिज़नेस, चाहे वो हमारा चिकनकारी का हो या बाकी काम जितने भी हैं, वो उससे इंटीग्रेटेड होंगे। तो ना केवल बिज़नेस ग्रुप की ग्रोथ होगी, अपॉर्चुनिटी की ग्रोथ होगी, बल्कि जो लोग हैं वो ज़्यादा सुगमता से ट्रैवल कर पाएंगे और बहुत जल्दी ट्रैवल कर पाएंगे। जैसे कि बात की जाए इसकी, कब से इसकी शुरुआत होगी, कब ये धरातल पर उतरेगा और लोगों को कब इसका लाभ मिलेगा? इंतजार काफ़ी समय से लोगों का हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि शीघ्र ही केंद्रीय सरकार से इसका अप्रूवल आ जाना चाहिए। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है उस दिशा में
और अप्रूवल होने के बाद में डेफिनेटली कितना समय लगेगा? 5 साल के अंदर ये मेट्रो आ जाएगी। और चूँकि उसमें सब्सटेंशियल एरिया अंडरग्राउंड है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता ही है। तो पूरी उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट जल्दी धरातल पे आना चाहिए। काफ़ी जो है एरिया जो है कंजेस्टेड भी है, पॉस है, कैसे वहाँ पे जो है मेट्रो को ज़मीन मिलेगी, कैसे कहाँ क्या चिन्हित किया गया है? जगह जो है वो पहले से चिन्हित हैं। जब डीएमआरसी ने डीपीआर बनाई थी तब, उसका जब रिवीजन किया तब, और फिर अभी जब उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमोदित हुआ था प्रोजेक्ट, उस टाइम में भी जॉइंटली बहुत सारी टीम्स ने उसको साइट पे धरातल पे जा कर के दोबारा से तिबारा से चौथी बार सर्वे किया हुआ है। तो किस किस लोकेशन पे स्टेशन आने हैं, कैसे हम लोग ट्रैफिक मूवमेंट करेंगे, वो सारी चीज़ें एक खाका पहले से बना हुआ है। ना केवल वो डीपीआर में है बल्कि अलग से भी उसको डिटेल काम ऑलरेडी शुरू हो गया है बल्कि उस डायरेक्शन में। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि वो डेफिनेटली कंजेशन वाला एरिया है, बट चूँकि अंडरग्राउंड सेक्शन रहेगा तो आप जैसा जानते हैं, उन लोगों से बात करें जो अमीनाबाद में, जो हज़रतगंज में या बाकी जगह जहाँ पर ऑलरेडी अंडरग्राउंड मेट्रो चल रही हैं, तो लोगों को उतना नहीं पता लगा कि नीचे क्या क्या बन गया। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि लोगों को कम से कम दिक्कत हो और काम तेज़ी से पूरा हो सके। तो ये थे बात करने के लिए एमडी सुशील कुमार जी, जिन्होंने साफ बताया कि शहर वासियों को ज़्यादा दिन और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक बार धरातल पर काम की जब शुरुआत हो जाएगी तो करीब 5 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। यानी कि शहर वासियों को जल्द से जल्द 5 साल बाद जो है कहा जाए तो उनको जो है जो तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जाम की समस्या जो जूझना पड़ता है, उन सभी से उनको निजात मिलेगी। कमल आशीष के साथ में मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। मेला प्रशासन के साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस के जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं मेला एसएसपी राजेश द्विवेदी के अनुसार इस बार श्रद्धालुओं के लिए बेहतर यातायात की व्यवस्था की गई है, जिससे कि मेला क्षेत्र में आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए मेला क्षेत्र की निगरानी की जाएगी। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया जाएगा। जहाँ तक पुलिस का रोल है, सुरक्षा की नहीं जो व्यवस्थाएं हैं उसमें पुलिस का रोल काफी ज्यादा है। आप ये समझ सकते हैं कि एक तो ट्रैफिक, वाहनों के ट्रैफिक आवागमन की दृष्टि से हमारी व्यवस्थाएं होंगी। जैसा आपको पता है कि काफी विस्तार हो रहा है इस बार मेला क्षेत्र का, उस सभी रास्तों पर सुगमता से ट्रैफिक और व्यक्ति आ जा सके, वो हमारा इंतजाम रहेगा। साथ ही साथ मेला क्षेत्र के अंदर जो अन्य मार्ग हैं, जो स्नान के मार्ग हैं, pontoon ब्रिजेस हैं, उनमें लोग आ सकें और सही दिशा में जा सकें, उसकी व्यवस्थाएं रहेंगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने कहा सुरक्षा का, उसके लिए हमारी एटीएस की टीमें, कमांडो टीमें, एसटीएफ की टीमें रहेंगी। साथ ही साथ सीसीटीवी, ड्रोन कैमरास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज किया जाएगा ताकि कहीं पर भी कोई सुरक्षा में चूक नहीं होने पाए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। अलग अलग इलाकों में 11 लोगों की मौत की खबर है। खेत में काम करते समय दंपति समेत 3 लोगों की मौत की खबर है। मानिकपुर में भी 3 लोगों के ऊपर बिजली गिरी है। 2 दिनों में आकाशीय बिजली से 13 लोगों की मौत हो गई है। आकाशीय बिजली के कहर से कोहराम मचा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यहाँ पर परिजनों को आप देख रहे हैं किस तरह से रो रो कर बुरा हाल है। प्रतापगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की मौत की खबर मिल रही है। आपको बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हुई है। अलग अलग इलाकों में 11 लोगों की मौत हुई है। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई जगहों की अलग अलग बारिश के आफतकाल की तस्वीरें भी सामने आई हैं। और ये देखिए जल भराव की समस्या यहां पर देख पा रहे हैं किस तरह से यहां पर भारी बारिश की वजह से ये जल जमाव हो गया है। जल जमाव की स्थिति में आप देख रहे हैं किस तरह से लोग यहां पर नदी पार करते हुए दिख रहे हैं। यूपी के 12 जिलों के हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। नेपाल से आए पानी ने सीमावर्ती जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है।
वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में हवाई निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने आपदा से प्रभावित लोगों से बातचीत की है। वहीं इससे पहले कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत और लखीमपुर में भी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना किया, साथ ही बाढ़ से उफनाई नदियों का जायजा भी लिया। इसके अलावा उन्होंने बाढ़ प्रभावित जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। और ये 3 तस्वीर आपके सामने ही श्रावस्ती जो आज की तस्वीर है, मुख्यमंत्री यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण के दौरान लखीमपुर में आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम लगातार स्थिति का जायजा लेकर के मुख्यमंत्री को, आपको बता दें कि मुआयना कर जांच की स्थिति को बता रहे हैं। यहाँ पर पीलीभीत से भी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण के दौरान जायजा ले रहे हैं कि किस क्षेत्रों में जहां कहां पर पानी का जल भराव देखा जा रहा है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। 6 और 7 जुलाई को अचानक नेपाल के अंदर और उत्तराखंड के अंदर भारी बरसात के कारण जल प्लावन की सी एक स्थिति पैदा हुई। पहली बार जुलाई प्रथम सप्ताह में बाढ़ देखने को मिली। अक्सर इस क्षेत्र में बाढ़ राप्ती नदी में और सरयू जी में बाढ़ अगस्त के अंत तक या सितंबर तक देखने को मिलती थी। इस बार ये बाढ़ पहली बार जुलाई प्रथम सप्ताह में देखने को मिलते हैं और स्वाभाविक रूप से इससे न केवल तैयारियां प्रभावित हुई बल्कि लोग भी जो नदी के किनारे रहते हैं उन लोगों के सामने भी तमाम संकट खड़े हो गए। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य न खो करके कार्य करना, जैसे आपने देखा होगा 11 लोग एक टापू में फंस गए थे। अचानक राप्ती नदी में पानी आ गया और धैर्य खोए बगैर महिला और बच्चों की 11 लोगों की टोली अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके 118 पर उन्होंने फोन कॉल किया, डायल 100 को कॉल किया और फिर पुलिस की टीम वहां पहुंचती है। पीएसी के बहादुर जवानों ने उन 11 के 11 लोगों को, जिनमें 5 बच्चे थे, 6 महिलाएं थी, उन सबको सुरक्षित वहां से निकाल करके आज आपके सामने देखा होगा कि जिस महिला ने सूचना दी उसको और उनके साथ एक पुरुष थे, उनको हमने सम्मानित किया। अंधेरे में स्वयं की परवाह के बगैर उन 11 लोगों की जान बचाने में अपना योगदान किया। उन सबको भी हमने यहाँ पे भी प्रमाण पत्र दिया। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।